ओके, सो स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन हमने क्या कहा था कि बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज या स्पीशीज के ग्रुप को पॉपुलेशन कहते हैं। अच्छा, ओके ओके, यस आई हैव डन। ठीक है, पॉपुलेशन में हमने क्या डिस्कस किया था कि पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच इज लिविंग टुगेदर इन एन एरिया। एक स्पेसिफिक एरिया में रहने वाले कई सारे वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। ओके, वैष्णवी कुछ कहना चाह रही क्या? जी वैष्णवी बताइए। सर, एलेंस रूल एक बार रिपीट कर दीजिए ना। अभी इसके पहले वाले क्लास में आप बस कैक्टस तक पढ़ाए थे स्लाइड से, उसके बाद नहीं पढ़ाए थे। आप ही लोग हैंड रेस किए जा रहे हो कि सर ये भी करा वही दिए। तो हम बोल रहे थे आपसे कि सर नहीं पढ़ाए हैं आप, और क्या पता कौन बोल रहा है ये तो मेरे को नहीं पता, बट आप कैक्टस तक पढ़ाए थे अच्छा अच्छा, लास्ट ठीक है, क्लास गुस्सा में। मत हो, गुस्सा मत हो, ठीक है, मैं वहीं से स्टार्ट कर नो देता हूँ। सर। ठीक है, ये ओके। मैं तो खुशी हो गया कि मैंने वाओ एक टर्म पे इतना ज्यादा पढ़ा दिया। ये हो गया था डिजर्ट वाला, इसका मतलब कैक्टस। ये हो गया था। चलो बच्चों, आज हम एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, एक्वेटिक प्लांट्स का क्या पढ़ेंगे? एडाप्टेशन पढ़ेंगे कि देखो एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं बच्चों, जाहिर सी बात है उनको पानी में रहना है, ठीक है? तो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म की जो ऑक्सीजन डिमांड होती है वो ज्यादा होती है। क्या ज्यादा होती है बच्चों? चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म की ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होती है, इसीलिए उनके जो पैरेंकाइमा होते हैं बच्चों, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एरेनकाइमा में कन्वर्ट हो जाते हैं। एरेनकाइमा इज एयर बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है? तो पैरेंकाइमा साइज में बहुत बड़े हो जाते हैं और अपने अंदर एयर स्टोर करके रखने लगते हैं। तो इससे दो काम होता है, पहला तो उनका गैसियस डिमांड जो भी है वो फुलफिल होता है, और दूसरा वो लीव्स जो पानी में तैरते रहते हैं उनको बॉयंसी मिलती है। बॉयंसी का मतलब होता है, बॉयंसी एक फोर्स होता है जो अपलिफ्टिंग फोर्स होता है पानी में, पानी के दबाव को वो नीचे नहीं जाने देता, ठीक है? पानी के दबाव में वो नीचे नहीं जाता है वो ऑर्गेनिज्म। तो बॉयंसी मतलब तैरने वाला एक फोर्स होता है। ये एक्वेटिक प्लांट्स किससे गेन करते हैं? अपने एरेनकाइमा से गेन करते हैं। डिजर्ट एनिमल्स में ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था कि डिजर्ट एनिमल्स लाइक कंगारू रैट, कंगारू रैट का क्या है बच्चों? कंगारू रैट के बारे में हमने आप लोगों को एक छोटी सी चीज बताई थी, अगर आप क्लास में प्रेजेंट है तो जल्दी बताइए, ऑलरेडी लिखा भी है। वो अपना, अगर पानी लाइफ टाइम नहीं पीते हैं तो पानी कहाँ से गेन करते हैं? ओके, नेवर ड्रिंक्स H2O, so where they get, how they get H2O demands fulfill in their body? अपनी बॉडी में H2O की डिमांड कैसे फुलफिल करते हैं? फ्रॉम फैट। ओके ओके, थ्रू वेजिटेशन, internal fat, food. Okay, basically they get food, they make the food into fat, and after oxidation of fat they get water. So if you write food or if you write fat, both the answers are correct. तो फैट तो सामने लिखा भी था, तो कई सारे बच्चों ने हो सकता है देख के भी बोल दिया हो, या कई सारे बच्चों को याद भी रहा होगा। दूसरी बात बच्चों, जो ऑर्गेनिज्म डिजर्ट में रहेगा, पानी तो नहीं पिएगा, साथ ही साथ वो यूरिन में चाहता है कम से कम क्या हो? वाटर का लॉस हो। तो उनका यूरिन कैसा हो जाता है बच्चों? कंसंट्रेट हो जाता है। कंसंट्रेट का मतलब होता है बहुत ही कम अमाउंट में वाटर उनमें रिलीज होगा, बहुत ही कम अमाउंट में होगा, ठीक है? तो कई बार ऐसा होता है कि देखिए, हालांकि मैं आपको एक्सक्रीशन नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने अगर एक्सक्रीशन अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट करते हैं, यूरिक एसिड, वो
बहुत कम अमाउंट ऑफ H2O सिक्रीट करते हैं। लेकिन मान लो कंगारू रैट तो मैमल है, वो क्या सिक्रीट करता है? यूरिया। जैसे हम लोग हैं, यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो यूरिया को एक्सक्रीट आउट होने के लिए ज्यादा पानी चाहिए। तो ये अपने पानी को कैसे बचाता है? एनीवन। अगर आपने एक्सक्रीशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। एक्सक्रीशन में एक ही मैकेनिज्म है जिससे यूरिन को कंसंट्रेट किया जा सकता है। वो मैकेनिज्म याद होगा आपको तो आप तुरंत बता दोगे आंसर। 1 मिनट भी नहीं लगेगा। कॉपी मत करना कहीं मोबाइल मोबाइल से तुम लोग, अपने मन से। यस स्टूडेंट्स, एक तो आया कोई रिप्लाई। नहीं नहीं नहीं, यूरिया कन्वर्ट इनटू यूरिक एसिड नहीं होगा। और कुछ, और कुछ याद कीजिए, याद कीजिए। ठीक है, एटलीस्ट यू गाइस आर रिप्लाइंग, दैट इज गुड। और कुछ? ये हमारे सारे अच्छे अच्छे बच्चे बिल्कुल रिप्लाई ही नहीं कर रहे हैं सब। हारिस, ओजाश्वी, आयुषी, प्राची, प्रत्यूष, कहाँ हो भाई तुम लोग? कहाँ छुप गए हो? वैष्णवी, तमन्ना, संदेश, कुछ तो बोलो। रीएब्जॉर्ब से ठीक है, ठीक है, कुछ पहुंचे हो वैष्णवी, कुछ कुछ पहुंचे हो। अच्छा, वैष्णवी कुछ बोलना चाह रही है, ठीक है, बिल्कुल मौका दिया जाएगा एकदम। बोलिए। सर जो नेफ्रॉन होते हैं हमारे यूनिट्स होते हैं किडनी के, तो वहां पे जो मतलब कैपिलरीज जो लगे होते हैं वहां से जो रीअब्सॉर्ब करते हैं मतलब एसेंशियल मटेरियल, वहां पे ऐसा हो सकता है कि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रीअब्सॉर्प्शन करे और एकदम स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सक्रीशन करे। कुछ ऐसा कुछ है कुछ ऐसा, कुछ पॉसिबिलिटी? कुछ है। लेकिन एक टर्म है, एक चीज है जो आप मिस कर रहे हो, लेकिन आप काफी हद तक पहुंचे हो। सर ट्राई करते हैं और देखते हाँ, गुड गुड गुड। हैं। और कोई बच्चा? कमाल है। देखो बच्चों, कभी भी एक बात याद रखिए, अगर ऑर्गेनिज्म यूरिया एक्सक्रीट आउट कर रहा है तो उसके अंदर अगर आपको वाटर लॉस बचाना है तो उसके अंदर मैक्सिमम क्या होना चाहिए? लूप ऑफ हेनलेज होने चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? लूप ऑफ हेनले। वो भी कैसे होने चाहिए? इलोंगेटेड। क्या होने चाहिए? इलोंगेटेड। तो अगर आप आपके अंदर लूप ऑफ हेनले बहुत इलोंगेटेड है, बहुत लंबे लंबे है, तो लूप ऑफ हेनले इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। आप लोगों ने एक्सक्रीशन में जो टर्म पढ़ा था, मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन, सॉरी, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, वो लूप ऑफ हेनले से रिलेटेड है। हालांकि वो रिएब्सॉर्ब करता है, लेकिन कंसंट्रेशन जो है लूप ऑफ हेनले से ही रिलेटेड है। तो जिसका लूप ऑफ हेनले जितना मेड्यूला में डेप्थ में जाएगा, जितना किडनी के इंटरनल जाएगा, उसके अंदर उतना ही ज्यादा यूरिन क्या होता चला जाएगा? कॉन्सेंट्रेट होता चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे अंदर लूप ऑफ हेनले बहुत कम डेप्थ में जाता है, तो ज्यादातर लूप ऑफ हेनले छोटे छोटे होते हैं। लेकिन कंगारू रैट वगैरह में लूप ऑफ हेनले बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं बच्चों? इलोंगेटेड होते हैं। और ये इलोंगेशन ही क्या करता है? इन लोगों को सर्वाइवेबल बना रहा है। ठीक है। लेकिन बच्चों, एक छोटा सा चीज है जो फैक्ट, जो आपको, हाँ देखो याद आ गया कोई बच्चों को। खैर अच्छी बात है, याद आना चाहिए। लॉन्ग नेजल कैपेसिटी। खैर, देखिए बच्चों, एक और छोटी सी चीज आप लोग समझ के रखिए, दिमाग में रखिएगा, कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में जो यूरियोटेलिक है, अगर वो बहुत ज्यादा पानी बचाता है, बहुत ज्यादा पानी अगर बचाता है, तो उसको पेनफुल यूरिनेशन होगा। क्या होगा बच्चों? पेनफुल यूरिनेशन होगा। पेनफुल यूरिनेशन इसलिए होगा क्योंकि यूरिया को एक्सक्रीट आउट होने के लिए पानी चाहिए। आपने पानी तो बचा लिया अपने मैकेनिज्म से, और यूरिया भी एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं, तो वहां पर स्लाइट पेन फील होता है। कभी कभी ह्यूमंस में भी ऐसा होता है, आप कभी पानी थोड़ा कम पियो तो यूरिन करते टाइम या यूरिनेशन के टाइम पे क्या होता है कि पेन थोड़ा सा फील होता है। इफ एनीवन हैज फील द सेम,
कभी किसी को ऐसा हुआ? दिस इज कॉमन। मतलब अगर आप ये शर्मा रहे हैं कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और ऐसी बात है, बिल्कुल होता है, एकदम कॉमन है। हाँ, आप चैट में भी रिप्लाई कर सकते हो ऑब्वियसली। यस यस, ओके। मतलब we too feel the same if we drink less water, ठीक है, obviously urine will excrete, and if urine will excrete in less water condition, you have to feel the pain by the urethra. So this fact you have to remember. अच्छा बच्चों, मैं जो नोट्स अब भेजूंगा आप लोगों को, वो स्क्रीनशॉट लेकर के भेज देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं कुछ लिखता भी हूँ ना, तो वो चीज खत्म हो जाती है। सो आई विल टेक स्क्रीनशॉट एंड आफ्टर दैट आई विल सेंड इट टू यू। सो स्क्रीनशॉट के लिए विंडोज एंड व्हाट आई हैव टू क्लिक, विंडोज एंड प्रिंट। ओके। सो नाउ नेक्स्ट पेज। एलेंस रूल, बच्चे ने कहा था फिर से समझाने के लिए, मैं एक बार और समझा देता हूँ। एलेंस रूल बच्चों ये कहता है कि आपका जितना बॉडी सरफेस, जो सरफेस एरिया या इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन में है, जो भी सरफेस एरिया इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन में है, वो जितना कम रहेगा, आप उतना ही ठंडी से बचोगे। वो जितना क्या रहेगा, कम रहेगा, उतना ही आप क्या रहोगे, ठंडी से बचोगे। क्यों? क्योंकि जितना कम सरफेस एरिया है उतना ही कम हीट लॉस होगा। तो बॉडी बड़ी होनी चाहिए। याद रखिए, बॉडी क्या होनी चाहिए बच्चों? सॉरी, बॉडी क्या होनी चाहिए बड़ो बच्चों? बॉडी बड़ी होनी चाहिए, इनलार्ज होनी चाहिए, और सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, जो इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन में है, वो शॉर्ट होना चाहिए। इसीलिए ठंडी के रीजन में जो ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन आपको मिलेंगे, वो सब कैसे होंगे बच्चों? वो लार्ज एनिमल्स होंगे। कैसे होंगे? दे आर लार्ज बट विथ स्मॉल नोज एंड ईयर। ठीक है बच्चों, लार्ज होंगे और साथ में क्या होगा, स्मॉल नोज और हेयर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, लाइक पोलर बियर्स। अच्छा, अगर स्मॉल सरफेस एरिया का तो रीजन आपको समझ में आ गया कि जैसे मान लो स्मॉल सरफेस एरिया है अगर, तो आपका हीट लॉस कम होगा, बॉडी के अंदर का हीट कम बाहर निकलेगा। बॉडी के अंदर का हीट कम बाहर निकलेगा, तो आप क्या करोगे, इन्वायरमेंट में हीट कम दोगे, तो आपका हीट लॉस कम होगा, ठीक है, और कोल्ड का गेन कम होगा आपके अंदर। लेकिन लार्ज बॉडी का क्या कंसेप्ट है बच्चों? सोच के बताइएगा, ठीक है, एकदम रैंडमली नहीं। कीजिए, मैं अनम्यूट करता हूँ, जल्दी। इतनी भी जल्दी नहीं है, बट यस, सोच के बताइएगा। एक बच्चे ने तो रिप्लाई ओके, what is the concept behind having large body and less surface area? We know somebody has replied. Good, 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 good. Yeah, Ria. It can be the answer. वैष्णवी, what it means large? हाँ, तो इससे क्या फायदा है वैष्णवी? इसका क्या फायदा हो सकता है? लार्ज सरफेस एरिया का क्या फायदा है?
So I'm coming in 1 minute. Okay, Aris want to speak. Yeah, Aris, you can. सर ये कह सकते हैं लार्ज बॉडी है मतलब वो ज्यादा फैट स्टोर कर पाएगा। बिल्कुल कह सकते हैं, ये भी एक रीजन है, लेकिन ये मेन रीजन नहीं है। और वैष्णवी, यस यस वैष्णवी। सर जब लार्ज सरफेस एरिया होता है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट से जो भी हमारा टिश्यूज वगैरह कोई भी चीज है वो इजिली इंटरेक्ट रहता है, जिसके कारण कि हमारा वाटर लॉस तो बहुत फास्ट होगा और वो हीट गेन कर सकता है। ऐसा कुछ मतलब वो इजिली इंटरेक्ट रहता है अगर लार्ज सरफेस एरिया हो तो एनवायरनमेंट से। तो ये तो गलत है ना, अगर ज्यादा इंटरेक्ट रहेगा तो ज्यादा हीट लॉस हो जाएगा। तो मतलब हाँ हाँ बताइए मतलब। सर 1 मिनट बता रहे। बिल्कुल लीजिए 1 मिनट। चलिए ठीक है बच्चों, ठीक है ठीक है। आप लोग ने मोर न्यूट्रिशियस फ्यूल, ओके रिया कैन बी। देखो बच्चों, एक बात सुनो, अगर बॉडी आपकी ज्यादा बड़ी है, इनलार्ज्ड है, ठीक है, तो बॉडी के अंदर ऑब्वियस सी बात है, जैसा आप लोगों ने कहा, फैट का स्टोरेज भी ज्यादा होगा, और ये लोग करते भी ज्यादा है। फैट का स्टोरेज का ज्यादा होने का मतलब क्या है, हीट का प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप सोचिए, बॉडी के अंदर हीट का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है और हीट का जो लॉस है वो कम हो रहा है, तो ये ठंडी के लिए फायदेमंद है कि गलत है? लो ऑक्सीजन, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन तो हाई सप्लाई ही होगा। तो बच्चों समझ में आ गया कंसेप्ट, व्हाई वी नीड अ लार्जर बॉडी ओवर देयर? जस्ट रेज योर हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड। या गुड, सिर्फ 2 ही बच्चों को समझाया, और इसको 3 बच्चों को। हाँ एटलीस्ट समझे हो तो सभी बच्चे हैंड रेस कर दिया करो, इससे मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ कि नहीं ऑनलाइन। बिकॉज वी आर इंटरेक्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट मीन्स इनिशियल स्टेजेस में हम लोग अभी इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो समझ में आ जाया करे तो हाथ उठा दिया करे। तो लार्जर सरफेस एरिया का, सॉरी लार्जर बॉडी का मतलब हैविंग लार्ज abundancy of fat composition in the body, and having huge amount of fat means having huge generation of heat inside the body. बॉडी में अगर हीट ज्यादा बनेगा तो बॉडी क्या करेगी, बाहर के इन्वायरमेंट से ज्यादा प्रोटेक्टेड रहेगी। दूसरी बात है, सरफेस एरिया कम इसलिए चाहिए कि हीट तो ज्यादा बन रहा है, लेकिन हीट अगर लॉस ज्यादा हुआ तो कोई फायदा नहीं है, इसीलिए हम हीट बनाते ज्यादा है लेकिन लॉस कम करते हैं हीट को। सो दिस इज द बेसिक फंडा to live in any of the colder climates. एक पॉइंट बोलना चाहते हो, बोलो, 1 मिनट। हाँ बोलो। सर रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट होगा तो फिर ऑक्सीजन का जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होगा और हमारे बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा, जिसके कारण की हीट ज्यादा जनरेट होगा।
ये भी है। यस सर। ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए आपको, फूड अमाउंट ज्यादा चाहिए वहां पर, ठीक है। फैट को कंपोज करने के लिए ये सब चीजें चाहिए ज्यादा आपको। सो दिस इज all from this one, and let me take a screenshot of this also so that we can डिजर्ट का देख लेते हैं बच्चों। डिजर्ट का ऑलरेडी आप लोग जानते ही हो, बट डिजर्ट में ऐसा नहीं है कि छोटा ऑर्गेनिज्म है या बड़ा ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि उनको हीट से बचना है और वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे तो कोई फायदा है नहीं। तो उन लोगों का जो एडाप्टेशन होता है ज्यादातर वो कैसा होता है बच्चों? बिहेवियरल होता है। कैसा होता है? बिहेवियरल एडेप्टेशन होता है। बिहेवियर मतलब वो अपने बिहेवियर में चेंज करके अपने आप को क्या कर लेते हैं? बचा लेते हैं। बिहेवियर में चेंज करना क्या है? मान लो पहले दिन में शिकार करते थे, अब दिन में छुप जाते हैं, ठीक है। रात के टाइम ज्यादा शिकार करते हैं, नॉकटर्नल हो जाते हैं। डिजर्ट के अंदर छुपने की कला जानते हैं, अपनी बॉडी को डिजर्ट के हिसाब से चेंज कर लेते हैं, ठीक है। सनलाइट की अमाउंट जब सुबह के टाइम और शाम के टाइम जब कम होती है, उस समय ये लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं सनलाइट की हीट को, ठीक है। और जब इनकी बॉडी ज्यादा गर्म होने लगती है तो वो कोई बरोइंग हैबिट में अपने आप को वो कर लेते हैं, छुपा लेते हैं, या नीचे डिजर्ट पे चले जाएंगे, या कोई लोगों ने होल बना रखा होगा जो पहाड़ी एरियाज है डिजर्ट पे, उनके अंदर कहीं पे भी हाइड कर लेंगे अपने आप को, जहां पर सनलाइट इनके ऊपर डायरेक्ट ना पड़े। तो इस तरीके से ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डिजर्ट एरिया में सरवाइव कर पाते हैं। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि वहां के ऑर्गेनिज्म पानी कैसे बचाते हैं अपना। सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वाटर सेविंग कंडीशन ऑफ द डिजर्ट। तो वाटर सेविंग कंडीशन उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। सिर्फ बिहेवियरल एडाप्टेशन। बिहेवियरल एडाप्टेशन में डे टाइम में क्या करते हैं? हाइड करते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं, विद इन द डिजर्ट और सम बोरो और सम केव लाइक स्ट्रक्चर और सम शेडी एरियाज, ओके। एंड यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स ओवर देयर। ज्यादातर वहां पर रेप्टाइल्स पाए जाते हैं, ठीक है। एनिमल्स की बात करें तो और मैमल्स भी पाए जा सकते हैं। बर्ड्स की क्वांटिटी ऑलमोस्ट बहुत कम होती है। जो हाइयर बर्ड्स होते हैं कार्निवोरस टाइप वो हो सकते हैं, और प्लांट्स में भी एंजियोस्पर्म होते हैं। वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं जो ज्यादातर क्या होते हैं? स्पाइनी वगैरह होते हैं, वो आ जाते हैं। डाई नेचुरल चेंज लाइक। एक बार अपना क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिए रिया, मैं समझा नहीं। आई हैवंट गॉट योर क्वेश्चन। नॉकटर्नल बोला था मैंने। नॉकटर्नल का मतलब होता है रात में देखने वाले या रात में एक्टिव रहने वाले। अच्छा रिया, आप कुछ कहना चाह रही हैं? बोलिए। सर कहने का मतलब है जैसे कि सर जो नाइट टाइम में वो जो करते शिकार उसको तो नॉकटर्नल कहते हैं, लेकिन जो डे टाइम में करते मतलब डायurnal बोलते हैं। हाँ तो वही पूछ रहे, इस टाइप का भी तो चेंज आ सकता है ना। डे टाइम में ये नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते ना क्योंकि इतना हीट होता है कि इनको नहीं मौका मिलेगा। सर तो डे टाइम में कोई एनिमल डिजर्ट का नहीं करता है? करते हैं, इस मॉर्निंग टाइम में कर लेंगे, इवनिंग में कर लेंगे। आपने मतलब आपने अगर कभी डिजर्ट एरिया देखा हो तो आपको पता होना चाहिए कि डिजर्ट एरिया पे टेम्परेचर जो होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो सैंड्स होते हैं, सैंड, वो बहुत गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, यस सर। ठीक है। तो उसमें हीट बहुत मतलब नॉर्मल के मुकाबले अगर सॉइल है, कोई अदर सॉइल है, तो उसपे इतना हीट का असर नहीं होगा। लेकिन अगर सैंड है ना, तो वहां हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं वो हीट, ठीक है बच्चे। So here we are going to begin with population attributes.
पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। पॉपुलेशन के क्या बिहेवियर्स है, क्या स्पेसिफिकेशन है, और एक पॉपुलेशन में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, वो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो एक पॉपुलेशन में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी? बर्थ देखने को मिलेगा, डेथ देखने को मिलेगा, सेक्स रेशियो या पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, सेक्स रेशियो मतलब मेल इज टू फीमेल, कि कितने मेल पर कितनी फीमेल्स हैं, कितनी फीमेल्स पर कितने मेल है। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब बच्चों पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया। ठीक है, एक एरिया में, हाँ वो तो होगा जब आप पॉपुलेशन को काउंट करोगे तब होगा। ठीक है, जैसे पॉपुलेशन को जब आपको काउंट करना है तो बर्थ माइनस डेथ या बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस एमिग्रेशन, तब आप काउंट करेंगे। ठीक है, यहां पर नहीं लिखा गया है ताकि आप लोग वो अंडरस्टूड चीजें हैं। तो इमिग्रेशन और एमिग्रेशन नहीं लिखा गया है, हालांकि बाकी चीजें लिखी गई हैं। ये एक पॉपुलेशन में होने वाले जो नॉर्मल चीजें हैं वो लिखी गई है, जो कंपलसरी चीजें हैं। तो एक पॉपुलेशन में सेक्स रेशियो होता है, बर्थ रेट होता है, डेथ रेट होता है, पॉपुलेशन की डेंसिटी होती है। अब ज्यादा पॉपुलेशन है किसी एरिया में तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। अगर कम एरिया है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो भी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। एरिया बड़ा है, पॉपुलेशन कम है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, अब बच्चों ये बताइए, छपरा में पॉपुलेशन डेंसिटी कम है या ज्यादा है? जल्दी बताइए, आपको क्या लगता है ह्यूमंस को देख करके छपरा में एरिया वाइज पॉपुलेशन ज्यादा है या कम है? प्रत्युष ने कहा कम नहीं कह सकते, ओजस्वी बोल रही जमोर ज्यादा है। अच्छा, प्रत्युष लेकिन ज्यादा लायक भी नहीं। अच्छा अच्छा, प्राची ने एवरेज, प्राची ने भीड़ देखी नहीं ढंग से, अभी संदेश कह रहा ज्यादा है। सही बात है, एरिया वाइज कम है। चलिए ठीक है बच्चों, अगर हम छपरा को सिर्फ छपरा सिटी के बिहाफ पर देखें तो छपरा सिटी में छपरा के अगल बगल इधर उधर रहने वाले एरिया के कई लोग माइग्रेट कर रहे हैं, आ रहे हैं वहां पर। तो छपरा का जो मेन टाउन एरिया है उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन छपरा के जो साइड विलेजेस है, टाउन एरियाज है अगल बगल वाले, वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जा रही है? क्योंकि वहां के लोग माइग्रेट करके सिटी में आ रहे हैं, टाउन में आ रहे हैं, तो वहां पर पॉपुलेशन क्या होती चली जा रही? कम हो रही है। ठीक है बच्चों, होपफुली यही होगा, ज्यादा आप ही लोगों को पता होगा, बट यस, एज पर माई ऑब्जर्वेशन आई हैड फाइंड दिस। नाउ एज पिरामिड। एज पिरामिड क्या है बच्चों? प्री रिप्रोडक्टिव बच्चे, रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव मतलब फर्टाइल एज, एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब ओल्ड एज, तीनों का ग्राफ है। तीनों का क्या है? ग्राफ है, कि किसमें किस तरीके का ग्राफ आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, अब बच्चों ये पिरामिड का शेप क्या क्या चीजें दिखाता है आपको? वेदर द पॉपुलेशन इज एक्सपेंडिंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग। अब बच्चों बताइए, एक्सपेंडिंग का मतलब, स्टेबल का मतलब, ये बताया गया था क्लास में आपको, और डिक्लाइनिंग का मतलब, मैं तो कह रहा हूं हैंड रेस कर दो, बता दो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कोई बच्चा? चलो आरिस बताएगा। सर एक्सपैंडिंग में इसमें यूथ ज्यादा हो, मतलब कि, और पोस्ट ओल्ड एज के लोग कम हो।
और डिक्लाइनिंग जिसमें यूथ कम हो, ओल्ड एज के लोग ज्यादा हो। सर और और स्टेबल? स्टेबल जिसमें ऑलमोस्ट सेम ही हो, मतलब कि एक्सपेंड ना कर रहा, वो कर रहा, डिक्लाइन कर रहा। बच्चों के बारे में आपने कुछ नहीं कहा। सर यूथ मतलब ना, अच्छा, रिया आप बताइए। सर हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सपेंडिंग में प्री रिप्रोडक्टिव और ये प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा होगा, पोस्ट मतलब रिप्रोडक्टिव भी ज्यादा होगा लेकिन पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम होगा। अच्छा, और डिक्लाइनिंग में? और डिक्लाइनिंग में सर प्री रिप्रोडक्टिव कम होगा और ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव भी कम होगा लेकिन रिप्रोडक्टिव होगा। चलो, सभी बच्चों ने हैंड रेस किया है। प्रत्युष आप बताइए। सर जिसमें सबसे ज्यादा प्री रिप्रोडक्टिव हो और उससे कम रिप्रोडक्टिव और सबसे कम क्या है लास्ट वाला ओल्ड एज के पीपल हो, वो इंक्रीजिंग में होगा। उसके बाद जिसमें जिसमें मतलब एक स्टेबल हो गया और एक जिसमें सबसे ज्यादा ओल्ड एज के लोग हो वो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन हो गया। स्टेबल में रिप्रोडक्टिव ज्यादा होंगे, ठीक है। इंक्रीजिंग अब में। बच्चों, हमको कोई एग्जाम्पल दीजिए, बट द एग्जाम्पल शुड बी अदर देन ह्यूमन, जो तीनों को रिफ्लेक्ट करे, अदर देन ह्यूमंस। चलो मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। व्हाइट टाइगर, एक एग्जाम्पल दे देता हूँ लायन का, और एक एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको हेन का। तीनों में बताइए कौन सा पॉपुलेशन किसको शो कर रहा है। ठीक है, किसने दिया है आंसर? आरिस ने दिया। ठीक है आरिस, लेकिन मुझे तीनों का बताइए। आप लोग तीनों को अपने हिसाब से इसको सिस्टमैटिकली वो कीजिए, कौन सा किसको रिफ्लेक्ट करेगा। नहीं, मैं भी बोलने नहीं दूंगा, तुम बोलोगे तो सब लोग आंसर समझ जाएंगे। मैं चाहता हूँ खुद से करें आप लोग। 1 मिनट के बाद बोलने का मौका दूंगा प्रत्युष, बस 1 मिनट रुक जाओ। गलत है वैष्णवी, रिया तुम्हारा भी। अच्छा, कह सकते हो। हम्म, ठीक है, प्राची का भी सही है। वैष्णवी चलो, वैष्णवी देखिए थोड़ा एक बार और। वैष्णवी पहले ठीक था आपका, हाँ पहले वाला ठीक था आपका, एक्सपेंड में। चलो प्रत्युष अब बताओ, अब देते हैं मौका। अरे ये क्या हो गया, कहाँ गया प्रत्युष? है ना, हाँ हाँ प्रत्युष बताओ।
प्रत्युष, ओ बालक, हाँ भाग गया वो। और कोई बच्चा? वैष्णवी बताएगी, चलो। कहाँ है वैष्णवी? ओके वैष्णवी बताइए। सर जो हेन है वो एक्सपेंड कर रहा है। अच्छा कोई बात, हैंड एक्सपैंड कर रहा है, क्यों? सर क्योंकि उसका जो मतलब प्री रिप्रोडक्टिव जो भी है मतलब स्टेज और रिप्रोडक्टिव स्टेज और पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज, ये तीनों स्टेबल और फिर से डिक्लाइन के कंपैरिजन में ज्यादा है हेन का। हैंड का पोस्ट और रिप्रोडक्टिव तो नहीं होता है, जहां तक हम सर देखते हैं। लेकिन तो बच्चे बहुत होते हैं, जवान थोड़े यस कम होते हैं, बूढ़े बिल्कुल ही नहीं होते। बच्चे ज्यादा है, सर प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, रिप्रोडक्टिव थोड़ा कम और पोस्ट उससे भी कम, इस सर ऑर्डर में लेकिन तो ये क्या है? सर एक्सपेंडिंग में है सर। हाँ सर तो एक्सपेंड कर रहा है ना, इसका मतलब एज कम्पेयर टू उससे ज्यादा है, तो कह सकते हैं ना हम लोग कि एक्सपेंड कर रहा है ये। बिल्कुल एक्सपेंडिंग है। यस सर, और जो व्हाइट टाइगर है वो मतलब डिक्लाइन होते जा रहे हैं, उनका मतलब व्हाइट वो टाइगर का एक्सटिंक्ट हो। बूढ़ा स्पीसीज है, जवान बहुत कम है और बच्चे तो अभी है ही नहीं, ऑलमोस्ट यस सर नेग्लिजिबल। डिक्लाइन कर। तो ये क्या है? यस सर डिक्लाइन। डिक्लाइनिंग। और यस सर, लायन और का सर जो लायन जो है वो सर मतलब उसका ओल्ड स्पीसीज भी है और फिर से यंग जनरेशन भी थोड़ा मोरा है, मतलब मेरे को लगता है ये स्टेबल। लायन पहले जो था वो डिक्लाइनिंग में था, लेकिन अब उसको किस में ला दिया गया है बच्चों? स्टेबल में। स्टेबल में ला दिया गया। वेरी गुड। So we have discussed all the things, but remember these four things. These four things. These four things can change these circumstances anytime. ये एनी टाइम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं सर्कमस्टांसेस को। फूड की अवेलेबिलिटी कभी भी पॉपुलेशन को बढ़ा या घटा सकती है, वेदर भी, और जो शिकार होता है, शिकारी जो शिकार करता है उसका प्रेशर भी, और कंपटीशन का भी। कंपटीशन मतलब अपने अंदर ही जो लड़ाइयां होती हैं उनको लेकर के। अब बच्चों चेंजेस एक पॉपुलेशन में क्या क्या हो सकते हैं? एक पॉपुलेशन में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं बच्चों? नेटैलिटी, मोर्टैलिटी, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। मतलब बच्चों बर्थ, डेथ, कमिंग स्पीसीज एंड गोइंग स्पीसीज। हाँ हाँ ठीक है, आई नो यू ऑल नो द आंसर, गुड। वाटर भी तो आएगा, कहाँ से आएगा? अच्छा अमीबा, अमीबा एक्सपेंडिंग। अमीबा एक्चुअली क्या है? अमीबा स्टेबल है, क्योंकि अमीबा माइक्रोब है ना, तो माइक्रोब का पॉपुलेशन नहीं गेन करेंगे हम लोग, नहीं वो करेंगे, ठीक है। हालांकि जितने भी माइक्रोब्स होते हैं एक्सपेंडिंग होते हैं, कोई भी माइक्रोब ले लीजिए एक्सपेंडिंग होगा, बट यहाँ पर हम नहीं काउंट करेंगे माइक्रोब्स को। तो नेटैलिटी मतलब पैदा होना, मोर्टेलिटी मतलब मर जाना, इमिग्रेशन का मतलब कहीं दूसरे स्पीसीज का किसी पॉपुलेशन में एंटर करना, और इमिग्रेशन का मतलब अपने पॉपुलेशन में से किसी ग्रुप का निकल जाना, माइग्रेट कर जाना। अब बच्चों हाँ वाटर भी है, बायोटिक कंडीशंस तो ऑलरेडी है। तो बच्चों देखिए, नेटैलिटी और इमिग्रेशन ये दोनों मिलके क्या करते हैं? पॉपुलेशन को इंक्रीज कराते हैं, जबकि मॉर्टेलिटी और एमिग्रेशन ये दोनों मिलकर पॉपुलेशन को डिक्रीज कराते हैं। तो पॉपुलेशन का इंक्रीज माइनस डिक्रीज, इंक्रीज माइनस डिक्रीज, ये एक पर्टिकुलर टाइम में अगर आपको निकालना है पॉपुलेशन को, तो इंक्रीज माइनस डिक्रीज कर दीजिए, तो कितना पॉपुलेशन बढ़ा वो आप देख सकते हैं। तो अगर कोई पूछे एक साल में किसी का पॉपुलेशन कितना बढ़ा, तो आप
क्या करेंगे, जितना बर्थ हुआ है और इमिग्रेशन हुआ उसको काउंट करके माइनस ही कर देंगे। अगर कोई पूछे एक साल में टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो पहले आप कहेंगे पहले पॉपुलेशन जो थी एन नॉट, एन नॉट मतलब जो पहले से थी, एक साल पहले जो पॉपुलेशन थी वो, प्लस कितने बच्चे पैदा हुए और कितने ग्रुप आए वो, माइनस कितने मर गए और कितने इमिग्रेट हो गए वो। तो ये होगा, जैसे मान लीजिए मैं आपको कहता हूं, न्यूमेरिकल ही कर लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा ना बच्चों। पहले किसी का पॉपुलेशन 50 था, ठीक है, उसमें 7 लोग पैदा हुए और 3 लोग आए कहीं से बाहर, इमिग्रेट किए, और जबकि 4 लोग मरे और 4 लोग ही क्या कर लिए, एमिग्रेट कर लिए। अब बच्चों मुझे आंसर बताइए, एनटी, एक साल की बात है ये, 1 ईयर की, तो एक साल में एनटी क्या होगा, फॉर्मूला पर रखिए जल्दी से इसको। एन नॉट इज इक्वल टू 50 जो पहले पॉपुलेशन थी, प्लस बर्थ कितना हुआ 7, प्लस इमिग्रेशन कितने हैं 3, माइनस डेथ कितने हुए 4, और इमिग्रेट भी कितने हुए 4 हुए। करिए जल्दी, कितना आया 52। किसका 492 आ रहा भाई, वैष्णवी, आरिज, रिया, ओके, आप लोगों का हो सकता है यही आंसर हो, क्योंकि मैंने काउंट तो नहीं किया, बट समहाउ यही होगा, 8 2, हाँ 52 ही होना चाहिए। अच्छा अच्छा, मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई नहीं, ठीक है प्राची, आपका भी सही है, इट्स ओके वैष्णवी। भाई लड़कों, बाकी लड़के काहे नहीं दे रहे आंसर, सिर्फ आरिज दिया। ओ बालकों, तुम लोग तो मैथमेटिक्स में काफी इंटरेस्ट रखते हो, बताओ। तो एक साल में जो टोटल पॉपुलेशन है बच्चों, वो कितनी हुई, 50 से बढ़कर कितनी हो गई, 52 हो गई। अब हम कहें नेट ग्रोथ कितना हुआ, नेट ग्रोथ मतलब जो एक साल बाद की पॉपुलेशन माइनस जो एक साल पहले की पॉपुलेशन थी, नेट ग्रोथ कितना हुआ बच्चों, पॉपुलेशन में कितने इंडिविजुअल्स बढ़े, 2 बढ़े, वेरी गुड, शाबाश। तो नेट ग्रोथ आपका सिर्फ 2 हुआ, 2 बच्चे ही बढ़े। तो अगर बच्चों, लिसन लिसन, अगर इस तरह की पॉपुलेशन हो रही है तो ये पॉपुलेशन एक्सपेंडिंग कहलाएगी, जिसमें साल दर साल पॉपुलेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज होता चला जा रहा है, ऐसी पॉपुलेशन क्या होगी, एक्सपेंडिंग कहलाएगी। हाँ 4% इंक्रीज हुआ, ठीक है। अगर यही चीज 50 है और 50 ही रहता तो ये स्टेबल कहलाती थी पॉपुलेशन, और अगर 50 है और 48 हो जाता या 45 हो जाता तो ये क्या कहलाती, डिक्लाइनिंग कहलाती पॉपुलेशन। समझ में आया बच्चों, ये ओवरऑल पॉपुलेशन की बात हो रही है। हाँ ये तो एक्सपेंडिंग है, ये तो एक्सपेंडिंग है, और ज्यादातर पॉपुलेशंस क्या होती है, एक्सपेंडिंग ही होती है, अनटिल और अनलेस कोई नेचुरल कैलेमिटी ना पेश आए। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ग्रोथ कैसे होता है पॉपुलेशन में, तो पॉपुलेशन का ग्रोथ कैसे होता है या ग्रोथ मॉडल्स किस किस चीज पे डिपेंड करते हैं, ये अभी हम देखेंगे। So students, there are two type of growth. Two type of major growths are there. The very first type of growth is known as exponential growth. मैंने आप लोगों को उस दिन भी कहा था, जब भी कोई चीज एक्सपोनेंशियल बोल दी जाए तो एक्सपोनेंशियल में लिमिट्स नहीं होते हैं, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, हाँ अनलिमिटेड रिसोर्स है। कोविड के कारण पॉपुलेशन स्टेबल हो गया है क्या, आप कह सकते हैं लास्ट ईयर डिक्लाइनिंग हो गया था, अब कह सकते हैं स्टेबल है, लेकिन लास्ट ईयर शायद डिक्लाइनिंग था, बहुत पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ था ह्यूमंस का कई देशों में। अगर लास्ट ईयर का सिर्फ काउंटिंग किया जाता तो आपको पॉपुलेशन कम मिलता, तो थोड़ा सा डिक्लाइनिंग हो गया था, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हो गया, कवर अप हो गया। तो अभी
कुछ नहीं कह सकते अनटिल और अनलेस कोई डेटा आए ग्लोबल इसका पॉपुलेशन का। बट यस, वी आर ऑन द वे टू काउंट कर रहे हैं। और जान काफी गई है, बच्चे कम पैदा हुए हैं लास्ट ईयर, जान काफी गई है। और शादियां भी काफी हुई है पिछले साल, इस साल भी हुई है कई शादियां, मतलब लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर। तो बच्चों अगर कहीं लिमिट्स नहीं है, मतलब अगर नेचर आपको पूरी तरीके से हर रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा है, एप्रोप्रिएट सनलाइट, वाटर, ऑक्सीजन, एरिया और फूड, हर रिसोर्स आपको एप्रोप्रिएट प्रोवाइड कर रहा है, तो आप बताइए बच्चों पॉपुलेशन बढ़ेगी, घटेगी या स्टेबल रहेगी? इट्स कॉल्ड एक्सपेक्टेशन, नो इट्स कॉल्ड इम्पॉसिबिलिटी। इंक्रीज होगी। अच्छा, वहां पर जो पॉपुलेशन घटेगी अगर, तो किसकी वजह से घटेगी? अगर एक्सपोनेंशियल मॉडल में पॉपुलेशन कम हो रही है मतलब किसी की भी, तो किस वजह से कम होगी? वहां पर जितने भी लोग घटेंगे तो वो अपने नेचुरल डेथ की वजह से। किसके वजह से बच्चों? मतलब अपनी एज कंप्लीट कर लेने के बाद, पूरी तरीके से बुढ़ापा काट लेने के बाद तब मरेंगे वहां के लोग जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन क्या ऐसा होता है कि सभी लोग बूढ़े होकर ही मरते हैं? फुल एंजॉय लाइफ, ये देखो, ये मजे ले रही है, ठीक है ठीक है, सही बोला। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो बच्चों ये dn/dt इज इक्वल टू rn, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए, किसके लिए है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए, जहां पर r जो है ये आपको दिखा रहा है कि आपके पास एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज हैं, ठीक है? r किसको शो कर रहा है? अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज आपको दिए जा रहे हैं। और n किसको शो कर रहा है? पॉपुलेशन डेंसिटी को, कि आपको पूरे रिसोर्स दिए जाए, ठीक है, तो कितना ग्रोथ होगा, नेचुरल रेट ऑफ इंक्रीजिंग ग्रोथ। तो नेचुरल रेट, तो ये कैसा ग्राफ आएगा बच्चों? दिस ग्राफ शुड बी लाइक दिस, सॉरी नॉट कर्व, इट शुड बी लाइक दिस। ये उठता ही चला जाएगा ऐसे करके, ऊपर चला ही जा रहा, पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही, टाइम के साथ पॉपुलेशन बढ़ती ही चली जा रही है। हाँ, जे शेप कह सकते हो, सही बात है। यहाँ लिखा भी है, जे शेप में आपको मिलेगा। तो बच्चों जैसा कि हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में बोला, एकदम स्टार्टिंग में, कि क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है मे बी? वैष्णवी, कैसे मे भी हो सकता है? क्या ये मे भी हो सकता है? मे भी हो सकता है ये? रिया, ओके। अरे नहीं, एक्चुअल, प्रत्युष क्या बोला? एक्चुअल ग्रोथ हमेशा एक्सपोनेंशियल से कम हो, सही बात है। तो इसका मतलब लेस और मोर कहने का मतलब क्या है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नेवर एग्जिस्ट एक्चुअली। Exponential growth is just the bookish thing. But yes, when we have to calculate the growth rate, we need exponential growth. जैसे मान लो कि अगर हम कहें कि एक पॉपुलेशन में जो अगर मान लो किसी पॉपुलेशन में कुछ लोग कम हो रहे हैं, तो किस रेट से कम हो रहे हैं? तो वहां पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपका काम आएगा। पहले हम कहेंगे पहले लोग इस अगर जिंदा रहते तो इस हिसाब से जिंदा रहते, लेकिन अब क्या है कि ज्यादा लोग मर रहे हैं। तो जैसे मान लो ह्यूमंस पहले, या मान लो कोरोना से पहले इतना ज्यादा वैसे नहीं मर रहे थे, डिजीज से भी मर रहे थे, लेकिन नेचुरल डेथ ज्यादा थी। कोरोना में या कोई भी महामारी जब आती है तो क्या होता है, अचानक से बहुत ज्यादा लोग मरने लगते हैं। तो आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को वहां पे मेजर में लेते हो कि पहले ह्यूमंस इस रेट से मर रहे थे, एक दिन में इतनी इतनी मौतें हो रही थी। लेकिन अब क्या हो गया, एक पर्टिकुलर फैक्टर के आने की वजह से वो क्या हो गया, डेथ रेट बढ़ने लगा।
पढ़ते इसलिए हैं बच्चे, पढ़ते इसलिए हैं, देखो मान लो आपको पता है आइडियली एक पॉपुलेशन एक दिन में एक पॉपुलेशन 10 लोगों को अराइज कर रही है, और नॉर्मली कितने, एक्चुअल में एक दिन में 3 लोग हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये पता चल जाएगा ना आपको कि 7 लोग किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से नहीं पैदा हो पा रहे हैं, किसी भी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से या पैदा नहीं पा रहे या मर गए। ये फायदा है, जब आप एक्चुअल कंडीशन जानती हो तो आपको नॉर्मल कंडीशन निकालने में बहुत हेल्प होती है। सपोज दैट आपके घर कोई मेहमान आया, ठीक है, वो मेहमान आपके पेरेंट को आपको देने के लिए कुछ पैसा देके गया, तो आपकी मम्मी ने या पापा ने आपको 100 रुपए दे दिए। वो 100 रुपए एक्चुअल अमाउंट नहीं है, तो एक्चुअल कितना है वो जानने के लिए आपको क्या पता करना पड़ेगा कि मेहमान ने कितना पैसा दिया था, वो रिलेटिव ने कितना पैसा दिया था। उसने मान लो 500 दिए हो, तो 500 एक्सपोनेंशियल था, आपको मिला कितना 100। 400 रुपए जो जीएसटी काटा वो क्या है, के है, वो कैरिंग कैपेसिटी है, ठीक है। वो क्या था, मम्मी पापा का रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं भाई ये मेरा है, ठीक है, तुम हमारे बच्चे हो, ये हमारा हक है, क्योंकि हम भी देते हैं दूसरे के रिलेटिव्स के जो बच्चे होते हैं उनको। समझ में आया कि नहीं? हाँ गुड। तो बच्चों जैसे मान लो ह्यूमंस का ग्रोथ बढ़ रहा है, अचानक से कोरोना आ गया, कोरोना ने क्या किया, रेट को एकदम से स्लो कर दिया। तो कोई भी चीज जो पॉपुलेशन को बढ़ने में हिंड्रेंस क्रिएट करे, क्या करे, हिंड्रेंस क्रिएट करे, ठीक है, उसको रोके, चाहे वो बायोटिक फैक्टर हो चाहे एबायोटिक फैक्टर हो। अगर मान लो भूकंप आ गया तो वो एबायोटिक फैक्टर है, कोरोना क्या है, कोरोना तो वायरल है लेकिन उसको बायोटिक फैक्टर ही मान लो, ठीक है। तो हर वो चीज जो ग्रोथ को क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैरिंग कैपेसिटी। क्या कहते हैं बच्चों, एक्सपोनेंशियल इनकम। देखो इसका इनकम से तुरंत समझ में आता है इसको। उसको हम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं बच्चों। तो कैरिंग कैपेसिटी इज मेजरेबल बाय द इंसिडेंट हैपनिंग्स इन एनवायरनमेंट, दिस इज द रियल कंडीशन। तो ऐसे ग्रोथ को जब हम निकालते हैं तो किस फैक्टर में निकालेंगे बच्चों, नाउ वी गॉट विच टाइप ऑफ ग्रोथ, अब हमको लॉजिस्टिक ग्रोथ मिलेगा। कैसा ग्रोथ मिलेगा बच्चों, वी विल गेट लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। लॉजिस्टिक का मतलब जहां पर क्या हो, कैरिंग कैपेसिटी हो, K इज इक्वल टू कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी हमेशा क्या करेगा, पॉपुलेशन पे एक प्रेशर बना के रखता है। किस तरह का प्रेशर, ग्रोथ ना होने देने का प्रेशर, ठीक है, कि पॉपुलेशन को किसी भी तरह बढ़ने नहीं देना है, उस पर हम एक प्रेशर बना के रखेंगे। कभी फूड को लेकर के, कभी घर को लेकर के, कभी कंपटीशन को लेकर के, कभी डिजीज को लेकर के, कभी इन्वायरमेंट को लेकर के, लेकिन पॉपुलेशन पे प्रेशर बना के रखेंगे कि तुम्हें हर टाइम रियलाइज होता रहे कि सर्वाइवल इज द बेस्ट एवर थिंग दैट वी कैन अचीव। ठीक है बच्चों, हम लोगों को ऐसा रियलाइज नहीं होता, लेकिन हमको छोड़ करके, हाँ हमको छोड़ करके बाकी हर ऑर्गेनिज्म ये चीज फील करता है। कोरोना में जो भी था, बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब, बहुत सारे लोगों ने अपने घर, या बहुत सारे लोग देश भी छोड़ करके गए। तो उनका मेन पर्पस क्या था, इतना पैसा है, इतना सब कुछ है, सब छोड़ क्यों रहे हैं वो लोग, बिकॉज एट दैट टाइम दे ओनली थॉट अबाउट देयर व्हाट, सर्वाइवल। They only thought about their survival, and this is how we also become a true animal। हम एक सच्चे एनिमल बने कब, जब खतरा फील किया तब तक तो फीलिंग ही नहीं आती यार, सर्वाइवल भी कोई एक चीज है, ठीक है। लाइफ को एसेट मानते ही नहीं हम लोग किडनी बेचने को एक मजाक समझते हैं, किडनी बेच के ये ले लेंगे, किडनी बेच के वो कर लेंगे। किडनी बेचना कोई मजाक है यार, ऑर्गन बेच देंगे, ये कर देंगे। कौन सा एनिमल बेचता है अपना ऑर्गन,
या उसको अगर मौका भी दिया जाए तो क्यों देगा वो? बिकॉज सर्वाइवल इज द बेस्ट थिंग। अगर तुमको कोई चीज मिली है तो उसको बचाओ, नेचर ने तुमको बोला है उसे बचाओ भाई, ठीक है? दिस इज नॉट समथिंग दैट यू कैन गिफ्ट इट टू समवन। अगर कोई नीडी है तो पैसा कमा के दीजिए, ठीक है, बट सर्वाइवल इज द बेस्ट थिंग। आप सर्वाइवल के लिए सेल्फिश बनिए, ये नेचर ने कहा, ठीक है? कभी तुम लोग कहो कि सर यही सब सिखाते हैं आकर के, तो सेल्फिशनेस इज द लॉ ऑफ नेचर। अंडरस्टूड बच्चों? हैंड रेस कीजिए, समझ में आया? ओके। व्हाई स्टूडेंट्स आर सो लेस? अभी ज्वाइन किया तो शायद 10 बच्चे थे, अभी 8 ही रह गए। कौन भाग गया पता नहीं। ऑनलाइन क्लासेस की ये चीजें होती रहती हैं, बट एनी हाउ आप लोग पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। होपफुली कुछ अच्छा करेंगे आप लोग लाइफ में, क्योंकि जो ऑनलाइन क्लासेस अगर सीरियसली पढ़ रहा है तो मैं उससे बेटर स्टूडेंट किसी को नहीं मानता। कि अगर आप चोरी छुपे भी, जब आपको बचने का भी मौका है, उस समय भी अगर आप पढ़ ले रहे हैं, तो आपसे बेहतर कोई आदमी, कोई स्टूडेंट नहीं हो सकता। क्योंकि क्लास में तो मजबूरी रहती है बच्चों की, पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ पर आपके पास पूरा मौका है, बच सकते हैं, ऑनलाइन आकर के भी जा सकते हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम बता सकते हैं, लेकिन फिर भी आप पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि ये करने से एक ना एक दिन हमारा ही लॉस होने वाला है। तो बहुत कम उम्र में आप लोगों के अंदर मेच्योरिटी आ गई है। अगर हो सकता है कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि सर हम तो अपने पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से पढ़ रहे हैं, आप खामखा हमें मैच्योर समझ रहे हो। एनी हाउ, अगर आप इस वजह से पढ़ रहे हैं कि आपके लिए यह फायदा करेगा, फ्यूचर में हेल्प करेगा, तो आप सच में मैच्योर हो चुके हैं, काफी मैच्योर हो चुके हैं बच्चों। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द रियल कंडीशन इन विच कैरिंग कैपेसिटी इज देयर। ओके, सो आपको आर एन के साथ क्या जोड़ देना है? के एन अपॉन के। तो आर एन मतलब, आर एन को आप आर्यन समझ लो जो ड्रग्स लेता है, और के एन का मतलब कंगना समझ लो, ठीक है? इन लोग की कंट्रोवर्सी बहुत चली थी ना, तो आर्यन कंगना करके याद कर लो, dn/dt। याद हो जाएगा बच्चों ये फॉर्मूला? स्टूडेंट्स याद हो जाएगा? हैंड रेस कीजिए। गुड 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 गुड। सो स्टूडेंट्स, it's time to pause recording